भ्रष्टाचार, विदेशों में जमा काले धन को वापस लाने एवं व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई का ऐतिहासिक दिन 20 मार्च 2012, जब पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में दो महान विभूतियों योग ऋषि राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी एवं जननायक श्री अन्ना हजारे का संगम हुआ। इस अवसर पर अन्ना हजारे टीम के अहम सदस्यों में से श्री अरविंद केजरीवाल, श्री मनीष सिसोदिया, श्री संजय सिंह भी मौजूद थे। इस कड़ी को जारी रखते हुए टीम अन्ना की एक और महत्वपूर्ण सदस्य बहन किरण बेदी जी 9 अप्रैल को पतंजलि पहुंची योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज से मिलने, जहां पर बहन किरण बेदी जी का पतंजलि योग पीठ परिवार ने भावपूर्ण अभिनंदन किया। बाबा जी को प्रणाम करते हुए मैं अपना सौभाग्य महसूस करती हूँ कि मुझे यहाँ बाबा ने बुलाया। ये इनविटेशन तो बहुत देर से पहले का था। जैसे कहते हैं ना, जब तक आपको दुर्गा माँ से इनविटेशन नहीं आए, माँ बुलाए नहीं, तो आप वैष्णो देवी नहीं जा पाते। इसी प्रकार जब तक शायद भाग्य में ना लिखा हो, बाबा के इनविटेशन लिखा भी हो, तो भी नहीं आ पा सकते। ये तो सौभाग्य की बात है कि आज ये दिन होना था। आपने मुझे बुलाया, आशीर्वाद दिया, इतना स्नेह दिया, इतना आदर और सत्कार दिया। मैं इसको अपना भगवान का धन्यवाद करती हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये मुझे आज प्राप्त हुआ। बाबा जी को मैंने, अपने बाबा रामदेव जी को, मेरा मन कर रहा था इनको मिलने का। दूर से हमेशा सुनती थी इनके प्रवचन, योग को देखती थी, नकल लगाने की भी कोशिश करती थी, लेकिन पूरी नहीं नकल होती थी बाबा। लेकिन सौभाग्य की बात है, ये बाबा जी और मैं एक ही दिन अपने शहर में हम मिले। जैसे कहते हैं ना, वो एक कानून है या कुदरत का नियम है कि जो आप मांगे, जो वो आपकी तरफ आता है, आकर्षित होता है, जिसको अंग्रेजी में बुक ऑफ सीक्रेट्स कहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं अंग्रेजी में। आकर्षण का कानून, आकर्षित करने का एक कानून और नियम। जब अरविंद केजरीवाल और मैं, हम लोग मिले, और अक्टूबर 2010 की बात है, जब हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग एंटी करप्शन की मूवमेंट शुरू करेंगे। साथियों, आपको याद होगा कि तब सीबीआई और सरकार कलमाडी जी की करप्शन के खिलाफ, कॉमनवेल्थ गेम्स की करप्शन के खिलाफ भी एफआईआर ही दर्ज नहीं कर रही थी, और हर जगह से आंदोलन हो रहा था। बाबा अपनी तरफ से इतनी एंटी करप्शन की बातें कर रहे थे। हमारी भी शुरुआत हुई तो अरविंद ने मुझे बोला, आओ दोनों मिलके हम एफआईआर के बारे में, इस सबूत के बारे में प्रेस में कॉन्फ्रेंस करें। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मुझे बोलता है, अरविंद बोलता है, क्या बाबा रामदेव जी हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस मूवमेंट में? तो मैंने कहा हाँ, जुड़ सकते हैं। मेरे पास बाबा जी का फोन नंबर था, तो मैंने बाबा जी से संपर्क किया। तो बाबा ने तुरंत, हम दोनों तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिजिकली हाजिर थे, बाबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को अपने मोबाइल फोन के थ्रू आपने मैसेज दिया कि मैं इस आंदोलन में साथ हूं। उसके बाद 14 नवंबर को हम सब उस दिन पहली बारी एक ही मंच पे आए, जिस दिन अन्ना हजारे भी हमारे साथ जुड़े, और हम लोगों ने सबने साइन करके पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज कराई, जहां सारे सबूतों के साथ हमने पार्लियामेंट स्ट्रीट को कहा कि एफआईआर दर्ज करो कॉमनवेल्थ गेम्स में। वो अभी भी तस्वीरें हमारे पास, मेरे रिकॉर्ड में है, जो मैं बहुत लगातार देखती हूँ। उसमें बाबा जी और हम और अन्ना, और उस दिन श्री श्री रविशंकर जी भी जुड़े। मैं समझती हूँ पहली बारी एक आम समाज की, सिविल सोसाइटी की तरफ से पहली बारी देश में इस तरीके का एक समूह बना, जिसमें अन्ना हजारे जी, बाबा रामदेव और श्री श्री रविशंकर जी, तीनों जिन्हें एक ही मंच पे इकट्ठे हुए और एक ही आवाज में चुनौती दी। ये एक बहुत बड़ी शुरुआत थी। उस दिन से और अब से इस समाज बदल गया है, और अभी समाज को बहुत दूर आना है किसी, और उसके बीच में बहुत बहुत उतार चढ़ाव आए, वो तो इतिहास है। मुझे याद है कि जब सबसे पहले सुबह मैंने टेलीविजन खोला, और जब वो रामलीला ग्राउंड पे जब
लाठी चार्ज और टीयर गैसिंग हुई रामलीला ग्राउंड पे, तो जैसे मैंने टेलीविजन खोला और जैसे मैंने अपना फोन ऑन किया, मुझे फोन आने शुरू हो गए। वहां पर बाबा जी के साथ ऊपर ये ऐसे अत्याचार हुआ, आपको क्या कहना है? मुझे याद है कि शुरुआत ही मैंने इस स्टेटमेंट से की, ये हरकत हमारी पुलिस की ट्रेनिंग नहीं है। मैंने ये शब्द इस्तेमाल किए, दो चीजें, कि ये हरकत पुलिस की ट्रेनिंग नहीं है और दूसरा ये केवल पुलिस का काम नहीं है, क्योंकि ऐसी हरकत केवल पुलिस कमिश्नर नहीं कर सकता। ये कहीं ना कहीं उसको गलत आदेश आए हैं। उसके बाद हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ने हमें न्याय दिया और सुप्रीम कोर्ट ने आगे नए आदेश दिए। मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने बाबा के ऊपर जो अत्याचार हुआ उसको कंडेम किया। आज हमारी सारी पुलिसिंग का सिस्टम एक पॉलिटिकल सिस्टम का गुलाम बन चुका है। एफआईआर दर्ज करने के लिए भी अब इजाजत लेनी पड़ती है। साथियों, ये है आज की स्थिति। इस गुलामी की वजह से करप्शन पर कोई भी अंकुश नहीं लगा। आप जानते हैं कि जब हम करप्शन की एक छोटी सी चोरी की बात हो जाती है, एक छोटी सी पिक पॉकेटिंग हो जाती है, जो अभी बाबा जी ने अभी हम लोग जब आ रहे थे टेलीविजन पे बात करी कि एक आम आदमी को कहां से न्याय मिलेगा, क्योंकि जब वो करप्शन के लिए कहां जाएगा? कौन सी व्यवस्था है जो एंटी करप्शन के लिए, या वो कहे कि आज मेरे कानून तोड़े जा रहे हैं, मैं किधर जाऊं? एक पिक पॉकेटिंग के लिए तो एफआईआर झट से दर्ज हो सकती है दबाव से, और वो व्यक्ति छोटी सी चोरी के लिए जेल भी जाता है। जेल के बाद कई टाइम रहता है अगर जमानत नहीं दे सके। लेकिन जब वो मोटी चोरी करता है, जिसको कहते हैं बिग टिकट करप्शन, बिग टिकट की करप्शन, एक छोटी टिकट की एक पिक पॉकेटिंग हो जाती है तो वो तो जेल जाता है। लेकिन जब बिग टिकट है, जब देश को लूटता है, तब वो उसके लिए जेल भी नहीं होती, उसके लिए एफआईआर भी दर्ज नहीं होती। इसलिए आपको याद होगा, मैंने आपको बताया 14 नवंबर को हम सबको मिलके एफआईआर दर्ज करानी पड़ी। और लेकिन आपको हैरानी होगी सुन के कि उस कागजों पर कोई भी इंफॉर्मेशन फीडबैक मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के कोर्ट को नहीं मिला। इतना अनदेखा किया गया। तो एक तरफ है छोटी चोरी जिसके लिए तिहाड़ जेल और हर जेल है, लेकिन जहां है मोटी चोरी, जहां देश का लूट है, उसके लिए ढूंढना पड़ता है कि कोई तो एफआईआर दर्ज करे, कोई तो तफ्तीश करे, कोई तो जल्दी उसका ट्रायल करे, कोई तो उसको सजा दे। और उसके पास धन की इतनी ताकत होती है कि अच्छी वकालत, अच्छी लीगल एडवाइस और एड ले लेते हैं, जिससे उनका ट्रायल ही डिले होता है। हमारी जंग बहुत बड़ी है। मैं कुदरत का धन्यवाद करती हूं कि ये तीनों लोग मिले एक मंच पे। अन्ना जी मिले, बाबा रामदेव मिले और श्री रविशंकर जी मिले। ये हमारी खुशकिस्मती है। मैं इस खुशकिस्मती को कायम रखवाने के लिए प्रार्थना करने आई हूं। मैं चाहती हूं ये जो खुशकिस्मती है वो कायम रहे, क्योंकि जब तक हमारे पास सही कानून नहीं आएंगे और ये जब तक ये तीनों, क्योंकि इन तीनों का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मैं अन्ना का सब्स्टिट्यूट नहीं कोई देखती, कोई बाबा के आंदोलन का ऐसा आंदोलन का सब्स्टिट्यूट नहीं मैं देखती, और रविशंकर जी का अपना ही एक रचना है वो नहीं देखती। ये ऐसे लोगों को, ऐसे महापुरुषों को इकट्ठे होना होगा इस समाज को अच्छे रास्ते पर लाने के लिए। एक अच्छे आंदोलन, नैतिक आंदोलनों के लिए इनको इकट्ठा होना होगा। और तब तक हमको जंग लड़ते रहना जब तक ये व्यवस्था बदलती नहीं। जैसे कि हमें जन लोकपाल बिल जैसा कानून नहीं आता, तो मैं ही समझती हूँ ये समय आ गया है कि लोग हमें धोखा ना दें, कहें कुछ वोट से पहले और वोट लेने के बाद करें कुछ। ऐसा नहीं, बल्कि उनको ये समझना है कि वो तो ट्रस्टीज हैं। जो वोट होता है एक विश्वास का वोट होता है, जिससे कि विश्वासघात ना करें। मैं समझती हूँ बड़ा एक जबरदस्त एक पॉलिटिकल मैसेज भी जाएगा कि वोटर भूल नहीं रहा। वोटर अब देख रहा है कि जिसको मैंने जो वोट दिया, किसके लिए दिया, क्या वो वोट लेने वाला मेरे से विश्वासघात कर रहा है या मेरे विश्वास पे पूरा उतर रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर मेरे उत्तराखंड के भाई बहन यहाँ बैठे हैं, और मुझे पता है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन के वॉलंटियर्स भी यहाँ बैठे हैं, अगर आप सब मिलके उत्तराखंड के और मेरे भाई, हमारे बाबा जी के सारे ट्रस्ट के लोग भी, आप सब मिलके, आप इस उत्तराखंड के लोग मिलके, बाबा जी के शिष्य, हमारे अन्ना के वॉलंटियर्स, जितने भी लोग हैं, ये मिलके, सिमिलरली आर्ट ऑफ लिविंग के लोग मिलके एकजुट बन के आप चीफ मिनिस्टर को एक आह्वान दे दें कि अगर तुमने उत्तराखंड के बिल को हाथ लगाया तो हम देखेंगे तुम्हारी सरकार कैसे चलेगी। ये उनको देना पड़ेगा, ये मैसेज देना पड़ेगा। बल्कि हमको ये कहना है तीनों को मिलके कि 100 दिन के अंदर अंदर अपनी पार्टी से हमारा बिल को पास कराओ, हमारे बिल को पास कराओ 100 दिन के बीच में, जैसे कि बीजेपी की सरकार ने गोवा में करा है।
उन्होंने आते ही 100 दिन का अनाउंसमेंट किया है बीजेपी के सरकार ने, मिस्टर मनोहर पार्रिकर ने, कि 100 दिन के बीच बीच में मैं जन लोकपाल बिल जैसा गोवा में लोकपाल बिल लाऊंगा। उन्होंने पार्टी से पहले भी वायदा किया था और जैसे उन्होंने उनकी सिलेक्शन हुई, उन्होंने क्लियरली कहा कि मैं 100 दिन में वायदा किया था, मैं 100 दिन के बीच बीच में लोकपाल लाऊंगा। उन्होंने अपना वायदा निभाने की तरफ चल पड़े हैं। हमने ऐसा धोखा उत्तराखंड में विश्वास नहीं करना। साथियों, जिस दिन जन लोकपाल बिल का कायदे का बिल उत्तराखंड में आ गया, यहाँ का स्टेट सबसे पहला ईमानदार स्टेट बनने की तरफ चलेगा, क्योंकि यहाँ रिवॉर्ड मनी भी है, यहाँ इसमें ग्रीवेंस रिड्रेसल भी है, इसमें सिटीजन चार्टर भी है, इसमें जुडिशरी भी है। मैं समझती हूँ उसके बाद हमको चौकसी लगानी पड़ेगी अपने तीनों वर्गों को, बाबा जी के शिष्यों को, आर्ट ऑफ लिविंग के अपने वॉलंटियर्स को, अन्ना के वॉलंटियर्स को, तीनों को मिलके भारतीय बन के, एक समाज बन के मिलके हमको चौकसी लगानी पड़ेगी कि ये क्या कानून सही चला रहे कि नहीं, क्योंकि इसी में हमारा भला है, इसी में हमारा भला है। जो बाबा रामदेव जी बार बार ब्लैक मनी की बात करते हैं, कहां से आता है? वो करप्शन का पैसा है। ये दोनों अलग अलग बातें नहीं है। करप्शन का पैसा काले धन में जाता है, और वो काले धन को कितनी देर आप छुपाएंगे? आप विदेशों में फिर ठहराएंगे, विदेशों में रहेगा। हमारी कमाई, वो कमाई जिस पर टैक्स लगनी चाहिए थी और वो धन इस देश में रहना चाहिए था, वो लेकिन बेईमानी का पैसा रुकेगा कैसे? वो दूसरे विदेशों में जाएगा ही जाएगा। जो बाबा कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। करप्शन और काले धन का एक सिक्के के दो हिस्से हैं, एक सिक्के के दो हिस्से। हमको एक, हर सिक्का देखो उसके दो हिस्से होते हैं। एक तरफ होता है काला धन, करप्ट मनी, और एक तरफ होता है बिना कानून के एक देश। तो जन लोकपाल बिल एक सिक्के का एक कानून बनेगा, और वो दूसरा सिक्का जो काला धन है, जो बाबा की बात हमेशा कह रहे हैं, वो खत्म होगा, और वो पैसा कानून के जरिए देश को वापस जाएगा। उससे हमारी गरीबी खत्म होगी, रोजगार बढ़ेगा, और जैसे डॉक्टर आर्या ने बोला, सही बात है, हमारे बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी, हमारे बुजुर्गों के लिए पेंशन के लिए पैसे होंगे, हमारे स्कूल और खुलेंगे, कॉलेज और खुलेंगे, आईआईटीज और खुलेंगी, किसानों को राहत और मिलेगी, हर वर्ग को कुछ ना कुछ और मिलेगा। क्या हम ये चाहते नहीं है कि हम अपनी जिंदगी में, अपने इस जीवन काल में ही ये सारी प्रॉस्पेरिटी और खुशहाली देखें? क्या हम चाहते नहीं है? अगर ये चाहते हैं तो मिलके काम करो, आओ मिलके काम करें, एक आवाज उठाएं। इस वक्त हमारा नेतृत्व ये तीनों कर रहे हैं, हमारा नेतृत्व हमें और नहीं चाहिए। हमारा नेतृत्व ये तीनों संत महात्मा कर रहे हैं, तीनों नेक आदमी कर रहे हैं, जिन्होंने तीनों ने अपने जीवन को कुर्बान किया, सब कुछ दिया अपने जीवन। अन्ना हजारे ने तो उन्होंने अपना जीवन कुर्बान किया। बाबा रामदेव है तो किसके लिए कर रहे हैं? हम सबके लिए, देश के लिए एक हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन खोला है, जो उदाहरण है सारी दुनिया। ये तो हेल्थ का रेवोल्यूशन है। आप एक पतंजलि एक रेवोल्यूशन है, ये एक इंटरनेशनल रेवोल्यूशन है, एक उदाहरण है। हर चीज आपको मिलती है सुविधा, और कुछ भी, और सब कुछ निःशुल्क होता है। मैंने ये ऐसा बड़ा समागम कहीं नहीं देखा जहां इतनी क्वालिटी मिले, इतना स्नेह मिले, सब कुछ मिले, और वो निःशुल्क हो, और फिर पता ही नहीं चले को कहां से समाज से आता है और कहां चला जाता है, वापस समाज का ही समाज को चला जाता है। और तीसरा उधर श्री रविशंकर जी हैं, वो दुनिया भर में हिंदुस्तान का नाम ऊंचा करते हैं आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स में। तो मैं साथियों यही कहना चाहती हूँ, हम इन तीनों व्यक्तियों को प्रणाम करते हैं, इन तीनों संत महात्माओं को, इन तीनों विद्वानों को। भगवान हमारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त हमारे पास ये तीनों हैं, तंदुरुस्त हैं, इनके पास उम्र है, इनके पास हिम्मत है, इनके पास, इनके ऊपर बड़ी कृपा है। हम तीनों सारी जनता मिलके इन तीनों को इकट्ठा रखे। अगर कोई इनको तीनों में से कोई बांटने आए उसको हटाएं, इन तीनों को इकट्ठा रखें, आप देखोगे समाज का कितना भला होगा। साथियों, ये बहुत जरूरी है, ये समझदारी बड़ी जरूरी है। हमें बांटने के लिए लोग बहुत आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे ये तीनों बढ़ जाएंगे, समाज, वो जो लोग चाहते हैं कि अपराध बनता रहे और काले धन भी घुटते रहे, कानून की व्यवस्था भी नहीं आए, वो बांटने की कोशिश करेंगे। और आपने देखा भूतकाल में हुआ, और उसका हमें नुकसान भी हुआ। लेकिन एक बार हमको कुदरत फिर से वापस ला रही है, जून में फिर से वापस ला रही है, जून में फिर से इकट्ठा कर रही है। हमको मिलकर काम करना होगा, हर हालत में इन तीनों को इकट्ठे करना होगा। हम सब पीछे हैं, आप आगे चलो, हम आपके पीछे हैं, हम पीछे सेवक हैं आपके।
हम अपने देश के सेवक हैं, हमारा नेतृत्व करो। इस कानून को हर हालत में हमको लाना होगा। जन लोकपाल बिल और काले धन को वापस लाना होगा। जिन्होंने काले धन को बाहर रखा उनको वापस लाना होगा और उनको सजा भी भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने इतने हमारे बच्चों को, हमारे देश को नुकसान किया। लेकिन सजा जो मिलेगी आपको कानून से मिलेगी। तो एक तरफ हमें एक पैसा वापस चाहिए, दूसरी तरफ हमें कानून चाहिए, और तीसरी चीज हमको नैतिकता चाहिए। हम नॉन वायलेंटली, आपको जो योग अभ्यास, आपको जो नैतिकता आपको सिखाई जा रही है, धर्म का असली अर्थ जो सिखाया जा रहा है, इसे शांति प्रिय रखें। गलती करे कोई और, हम में से कोई गलती नहीं करे, हम शांति प्रिय रहे अपने देश, यही हमारे लिए देशभक्ति होगी। साथियों, जून में हम ऐसा आंदोलन करके दिखाएं जिसमें हम सरकार वाकई समझे कि एक साल बाद वो तीनों जिन्हें एक ही मंच पे आम समाज, आम आदमी जुड़ गया है, अब उतनी देर चैन नहीं लेगा जितनी देर हमें ये पार्लियामेंट हमें सही व्यवस्था नहीं देगी। और फिर भी अगर इन दिनों में व्यवस्था नहीं देती तो 2014 से पहले जब भी कोई जनरल इलेक्शन होगी, उस व्यक्ति को वोट नहीं जाएगा जिसने हमारा साथ नहीं दिया, उस व्यक्ति को वोट नहीं जाएगा। इसका मतलब इनको हार का सामना पोस्टपोन करना होगा, अब नहीं तो थोड़ी देर के बाद, वो ज्यादा दूर नहीं है। हमको ऐसा अपने में एक संकल्प और एक निश्चय लेके जाना होगा। साथियों, आप योगा सीखने आए हैं। योगा का आंदोलन एक आंधी है, ये तूफान है, ये एक रेवोल्यूशन है। योगा एक जो व्यक्ति, मैं तो खुद फिटनेस में बहुत विश्वास करती हूँ, मैं जिस दिन खुद फिटनेस नहीं करती, जिसमें मेरे योग अभ्यास के भी थोड़े आसन जुड़े हैं, लगता है कि मैंने अपनी रोटी नहीं कमाई आज की, मैंने तो अपनी नींद भी नहीं कमाई, मैंने रोटी भी नहीं कमाई। मैं समझती हूँ तंदुरुस्ती है तो सब कुछ है, तंदुरुस्ती नहीं तो दूसरे पर हम निर्भर हैं। आप योग शिविर में आए हैं, आप तंदुरुस्ती कमाने आए हैं, सीखने आए हैं, सिखाने आए हैं। हमारा लक्ष्य होना चाहिए दुनिया इसको फैलाते जाइए, इस मूवमेंट को, इस रेवोल्यूशन को, योगा के, पतंजलि के रेवोल्यूशन को सारी दुनिया में फैलाते रहिए। लेकिन तब तक कोई भी भारतीय ऐसा ना बचे जो इसको पतंजलि तक वो पहुंचे ना, योग अभ्यास ना सीखे, ताकि हम लोग हेल्दी लाइफ जी सके। हमारा हेल्थ का बजट सरकार का बड़ा कम है। सारा ऋण, एक गरीब आदमी जब बीमार होता है वो गिरवी रखता है सब कुछ, वो गरीब हो जाता है क्योंकि उसके पास तंदुरुस्ती नहीं है, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में प्रिवेंशन। अगर हम प्रिवेंशन कर सके योग अभ्यास से, अच्छी सेहत से, तो मैं समझती हूँ हम इन अ वे प्रिवेंशन जो है वो कमाई है, क्योंकि हमने बीमारी को प्रिवेंट किया। आओ साथियों, गांव गांव में फैलाना, कस्बे कस्बे में फैलाना। आप बाबा जी से जो सीख के जाएं, हमारी आने वाली युवा पीढ़ी है वो तंदुरुस्त हो। ये देश जो है सारा दुनिया देख रही है, इतने बिलियन, 1.2 बिलियन की, जिसमें से 500 यूथ है, 500 मिलियन ऐसी है जो सारे यूरोप को भी लेती है, अमेरिका को भी लेती है। इतना बड़ा देश है साथियों, ऐसे बड़े देश को तंदुरुस्ती का यही राज है, एक ही कुंजी है सबसे बड़ी। शुरू में ही अगर योग अभ्यास की आदत आ जाए तो खाना पीना, रहना सहना, सोच सब बदलने लगती है और वे अच्छा इंसान बनने लगता है, अच्छा भारतीय बनना लगता है। आपने मुझे इतना प्रेम से, आदर से बुलाया, आशीर्वाद दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आपसे एक बार फिर से विनती करती हूँ कि आप तीनों जिन्हें महात्माओं के रूप में एक निस्वार्थ लीडरशिप इस देश को देते रहिए, सारे समाज को जोड़ते रहिए, उतनी देर रेस्ट नहीं करिए जब तक हमें सही व्यवस्था कानून की नहीं मिलती और हमारे काले धन का ऑर्डिनेंस या कानून नहीं आता, उतनी देर हम रेस्ट ना करें। आपने मुझे बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। अभी आपने